डियर लर्नर्स, आज हम पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में किस प्रकार से बदला जाए। तो सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस कैसा होता है और पैसिव वॉइस का सेंटेंस कैसा होता है। देखिए, एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय, अर्थात जहां पे सब्जेक्ट कर्ता सक्रिय रूप से क्रिया कर रहा हो वो एक्टिव वॉइस होता है, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है कर्तृवाच्य। क्या बोलते हैं? कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य का अर्थ होता है ऐसा वाक्य जिसमें कर्ता प्रधान होता है। ठीक है। दूसरा होता है पैसिव वॉइस और इसका मीन होता है कर्मवाच्य। कैसा होता है? कर्मवाच्य। अर्थात ऐसा वाक्य जहां पे कर्म प्रधान होता है। क्या होता है? कर्म प्रधान होता है। दोनों ही वाक्यों में कार्य तो सब्जेक्ट ही करेगा, दोनों ही प्रकार के वाक्यों में काम तो सब्जेक्ट ही करता है, लेकिन एक्टिव वॉइस के रूप में जो वाक्य होता है उसमें वो एक्टिव होता है और पैसिव में एक तरह से ये कह सकते हैं हम कि जो ऑब्जेक्ट हो ना, ऑब्जेक्ट एक्टिव होता है। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस का पीवी पैसिव वॉइस बना के देखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बातों पे गौर करेंगे कि जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो सब्जेक्टिव फॉर्म को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बदल दिया जाता है और ऑब्जेक्टिव फॉर्म को सब्जेक्टिव फॉर्म में बदल दिया जाता है। ठीक है। तीसरी बात, पहली तो सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव में बदल दिया जाता है, दूसरी बात ऑब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव में बदल दिया जाता है, और तीसरी बात है कि पैसिव वॉइस में सिर्फ और सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे? थर्ड फॉर्म का। चाहे आपको एक्टिव वॉइस के वाक्य में कोई भी टेंस दिया गया हो, लेकिन पैसिव वॉइस में आप सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक। अगली बात होती है कि अगर वाक्य में सिंगल ऑब्जेक्ट है, अगर वाक्य में एक ही ऑब्जेक्ट है तो हम क्या करेंगे? उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे और वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होगी उसके बाद हम बाई का यूज कर लेंगे और बाई के बाद एजेंट लिखा जाएगा। एजेंट मतलब जो कार्य को करने वाला है ना, पैसिव वॉइस में वो एजेंट कहलाएगा। ठीक है। अगली बात है कि जब वो वाक्य में डबल ऑब्जेक्ट हो, कितने ऑब्जेक्ट हो, तो क्या करेंगे बेटा? क्रिया की जस्ट बाद जो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं ना उसको हम बना लेंगे सब्जेक्ट। क्या बना लेंगे? सब्जेक्ट। ठीक है। और बचा हुआ जो ऑब्जेक्ट है उसको वहीं पे रखा रहने देंगे। तो ये तो प्रमुख बातें हैं कि जब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो हमें क्या करना है। ठीक है। क्या करना है? सब्जेक्टिव फॉर्म को ऑब्जेक्टिव में बदलना है, ऑब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव में बदलना है, पैसिव वॉइस में सिर्फ और सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, चाहे किसी भी टेंस का प्रयोग हुआ हो। ठीक। चौथी बात कि अगर सिंगल ऑब्जेक्ट है तो उसको सब्जेक्ट बना देंगे, अगर डबल ऑब्जेक्ट है तो वर्ब के जस्ट बाद जो सब्जेक्ट दे रखा है आप उसको सब्जेक्ट बनाइए, आप गलतियों से बच जाएंगे। ठीक है। और जो सेकंड ऑब्जेक्ट है उसको वहीं पे क्रिया के बाद ही रहने देंगे। अब बात करेंगे हम टेंस परिवर्तन की, टेंस चेंजिंग की। टेंस परिवर्तन में अक्सर क्या होता है कि आप लोगों को 12 टेंस में उलझा दिया जाता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं और बार बार गलतियां करते रहते हैं। तो आप शॉर्ट एंड स्वीट ये फॉर्मूला देखिए। अगर वाक्य में कोई भी इंडेफिनेट टेंस दिया गया है, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनेट हो, चाहे पास्ट इंडेफिनेट हो और चाहे वो फ्यूचर इंडेफिनेट हो, अगर वाक्य में इंडेफिनेट टेंस दिया गया है तो आप कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे और उसके तुरंत बाद थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। सपोज करिए आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट का वाक्य दिया गया तो पैसिव वॉइस में आप क्या करेंगे? प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है। समझ में आ रहा है? मान लीजिए आपको पास्ट इंडेफिनेट का वाक्य दिया गया तो आप तो पैसिव वॉइस बनाते समय पास्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, उसके तुरंत बाद थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। क्लियर? अगर दूसरा पॉइंट देखिए, अगर वाक्य में कंटीन्यूअस टेंस दे रखा हो, चाहे वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट कंटीन्यूअस हो और चाहे वो फ्यूचर कंटीन्यूअस हो, अगर कंटीन्यूअस दिया गया है तो उसी कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद बीइंग का यूज करेंगे और फिर थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे।
बीइंग का प्रयोग कब करना है? जब आपको कंटिन्यूअस टेंस दिया गया है तो, ठीक है। मान लीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब बीइंग और थर्ड फॉर्म। मान लीजिए पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब बीइंग और थर्ड फॉर्म। ठीक है, समझ में आ रहा है? परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो और चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो, कोई भी परफेक्ट टेंस दिया जाता है तो उसी परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक है, बीइंग और प्लस थर्ड फॉर्म। मान लीजिए आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य दिया गया है तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य दिया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट का दिया गया है तो आप प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, उसके बाद बीइंग लगाएंगे, उसके बाद थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। मान लीजिए पास्ट परफेक्ट का वाक्य है तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब बीइंग और थर्ड फॉर्म। मान लीजिए फ्यूचर परफेक्ट है तो फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। क्लियर? कोई दिक्कत? परफेक्ट कंटीन्यूअस अगर दिया जाता है, किसी भी टेंस का परफेक्ट कंटीन्यूअस भाग दिया जाता है तो उसमें टेंस का परिवर्तन नहीं किया जाता। ठीक है, चेंज नहीं किया जाएगा। अगर फ्यूचर कंटीन्यूअस दिया जाता है तो भी नहीं बदला जाएगा, क्योंकि फ्यूचर कंटीन्यूअस में बी ऑलरेडी पहले से ही होता है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? शैल बी, विल बी तो पहले से लगा हुआ है। इसलिए फ्यूचर कंटीन्यूअस का यूज करते समय, यानी जब फ्यूचर कंटीन्यूअस दिया गया होगा तो हम टेंस का परिवर्तन नहीं करेंगे। इस प्रकार से 4 भाग हैं, 12 टेंस के 12 भाग हो गए। उन 12 भागों में से एक तो नहीं बदलता, फ्यूचर कंटीन्यूअस। ठीक, 3 नहीं बदलते, कोई भी परफेक्ट कंटीन्यूअस। 1 और 3 4 भाग नहीं बदलेंगे, बाकी सभी बदलेंगे तालिका के अनुसार। क्लियर? देखिए, सिंपल सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना, साधारण वाक्य का पैसिव वॉइस बनाना। अभी आपने पढ़ा कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल दिया जाएगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। चलो देखते हैं। अब आपका जो वाक्य है इसमें स्नेहा इज मेकिंग सम टॉयज। स्नेहा सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, मेकिंग वर्ब है एंड सम टॉयज ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है भाई, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे, इस सब्जेक्ट को क्या बना देंगे? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को उठा करके हम सब्जेक्ट की जगह रखेंगे सम टॉयज। ठीक है, इसके बाद टेंस की बात करेंगे जो कि हेल्पिंग वर्ब और वर्ब दे रखा है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। जब कोई भी कंटीन्यूअस होता है तो उसी कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे और थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसने यहाँ के अकॉर्डिंग तो ही जा रहा था क्योंकि सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है, बट सम टॉयज ये प्लूरल है तो इस प्लूरल के अकॉर्डिंग क्या आएगा? सम टॉयज आर। चूंकि ऑलरेडी कंटीन्यूअस है, जब कंटीन्यूअस होता है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें किसका यूज करना है? बीइंग का। और बीइंग के बाद हम यूज करेंगे थर्ड फॉर्म का, और जो कि होगी मेड। क्या होगी बेटा? अब वाक्य कंप्लीट हो गया आपका वहां तक। जब सभी शब्दों को आप लिख लें, बाई के बाद आप यूज थर्ड फॉर्म के बाद यूज करें बाई का, और इसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाएं। स्नेहा है तो नाम को यथावत रख दिया जाता है, नाम को यथावत रख देंगे, क्योंकि वाक्य पॉजिटिव है तो फुल स्टॉप लगा देंगे। अगर यहाँ पे होता शी, क्या होता? तो शी की हमें ऑब्जेक्टिव फॉर्म बनानी होती और वो फिर होता वहां पे हर। अगर यहाँ पे होता ही तो हम वहां पे लिखते हैं हिम, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। अगर यहाँ पे प्लूरल होता, बहुवचन, तो फिर वहां पे हम देम लिखते, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखिए, आई विल गिव यू ए लवली गिफ्ट टुमारो। आई सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, गिव वर्ब है, यू ऑब्जेक्ट है, ए लवली गिफ्ट भी ऑब्जेक्ट है। कितने ऑब्जेक्ट हुए? 2। कितने ऑब्जेक्ट हुए? 2। डबल ऑब्जेक्ट है, और जब डबल ऑब्जेक्ट हो ना तो हम दोनों में से किसी से भी वाक्य शुरू कर सकते हैं। हम चाहे तो यू से शुरू कर दे और हम चाहे तो ए लवली गिफ्ट से भी शुरू
कर सकते हैं। लेकिन गलतियों से बचने के लिए आप वर्ब के जस्ट बाद जो सब ऑब्जेक्ट दे रखा हो उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। ठीक है, यू है, यू से हम वाक्य शुरू करेंगे। चूंकि विल प्लस फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर इंडेफिनिट दे रखा है, अभी आपको बताया गया था कि जब कोई भी इंडेफिनिट होता है तो कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। क्योंकक्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट है तो हम फ्यूचर कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, सॉरी, यू विल बी फिर थर्ड फॉर्म गिवन। थर्ड फॉर्म के बाद आप चाहे तो बाई का यूज कर लें और आप चाहे तो सेकंड ऑब्जेक्ट को भी डाल सकते हैं। ठीक, आप सीधा लिख जाइए, ए लवली गिफ्ट टुमारो, वाक्य के अंत में जोड़िए बाई और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल दीजिए। यू सब्जेक्ट है ना, यू की ऑब्जेक्ट की फॉर्म भी यू ही होती है। समझ में आ रहा है? ये तो है सिंपल सेंटेंस। अब हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले जो प्रश्नवाचक वाक्य होंगे, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले जो प्रश्नवाचक वाक्य होंगे उनका पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाएं। कोई दिक्कत नहीं है, अगर वाक्य सब्जेक्ट से शुरू हो तो आप सब्जेक्ट से शुरू करिए, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो आप हेल्पिंग वर्ब से शुरू करिए, डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू हो तो डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू करिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना? अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत है तो हमारे पैसिव वॉइस के वाक्य की शुरुआत भी हेल्पिंग वर्ब से हो जाएगी। अब देखिए, हैव हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, सीन वर्ब है, द ताजमहल ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना? तो ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है? द ताजमहल हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे यू के अकॉर्डिंग तो हैव आ रहा है। ठीक है ना? अब हम ये देखें कि हैव प्लस थर्ड फॉर्म दे रखा है कि मींस परफेक्ट है और कोई भी परफेक्ट होता है तो उसी परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग का यूज करना है। किसका यूज करना है? बीइंग का। तो हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब हमें लगानी होगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो अब हमारा सब्जेक्ट बनने जा रहा है उसके अकॉर्डिंग। और हमारा सब्जेक्ट है द ताजमहल, ताजमहल के अकॉर्डिंग हैज का यूज करेंगे क्योंकि ये सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है, किसी चीज का नाम है। हैज द ताजमहल। ठीक है ना? क्योंकि परफेक्ट है, जब परफेक्ट होता है तो किसका यूज करेंगे हम? बीइंग का। और बीइंग का यूज करेंगे हम हेल्पिंग सब्जेक्ट के बाद। पॉजिटिव वाक्य होगा तो बी, बीइंग और बीइंग हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद लग जाएंगे। अगर प्रश्नवाचक वाक्य होगा तो बी, बीइंग और बीइंग जो है ना ये सब्जेक्ट के बाद आएंगे। किसके बाद आएंगे? सब्जेक्ट के बाद। थर्ड फॉर्म लिखिए सीन, बाकी जो शेष भाग बच गया उसको आप लिख जाइए 3 टाइम्स। जब वाक्य आपका कंप्लीट हो जाए तब लास्ट में जोड़ दीजिए बाई और फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल दीजिए। हमारा सब्जेक्ट था यू, यू को यू। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत हो तो बताइए। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वाज मोनिका वाटरिंग द प्लांट्स इन द गार्डन। वाज मोनिका वाटरिंग द प्लांट्स इन द गार्डन। तो कौन सा टेंस हुआ ये? पास्ट कंटिन्यूअस। और हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा? द प्लांट्स। ठीक, वो आपके बाद मिलेगा ऑब्जेक्ट। मोनिका के अकॉर्डिंग वाज आ रहा है लेकिन द प्लांट्स बहुवचन है ना, प्लूरल है, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? वाज या वाज। ठीक है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए। ऑब्जेक्ट क्या है? द प्लांट्स। ठीक है बेटा, क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य है, कंटीन्यूअस है, जब कंटीन्यूअस है तो कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, क्योंकि प्रश्नवाचक है तो बी, बीइंग और बीइंग कहां लगाए जाते हैं? सब्जेक्ट के बाद।
बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, वाटर्ड शेष भाग लिख दीजिए, इन द गार्डन, वाक्य के अंत में बाई लगाइए और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल दीजिए। मोनिका, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन मार्क। अगर वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगा हुआ है तो फुल स्टॉप लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगा है तो क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है ना? तीसरा पैटर्न है WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य का पैसिव वॉइस बनाना। WH वर्ड जानते हैं ना? व्हाट, व्हेन, हु, हाउ, वेयर, व्हाई, है ना? दिखा रखे आपको। तो WH वर्ड से अगर वाक्य शुरू होता है तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये ध्यान रखिए कि जब आपका वाक्य WH वर्ड से शुरू करके दिया गया है तो एक बात याद रखेंगे, अगर WH वर्ड हु है, क्या है? हु, तो हु को बाई हुम में बदल दिया जाएगा। किसमें बदल दिया जाएगा? बाई हुम में। और इसके पीछे रीजन होता है, क्योंकि हु मीन्स होता है कौन। क्या क्या पूछता है ये? सब्जेक्ट। क्या पूछता है ये? और हमारा नियम क्या है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं, ऑब्जेक्ट को। जब ये खुद ही सब्जेक्ट पूछ रहा है तो इसका मतलब वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है। जब वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होता ना, तो इस प्रश्नवाचक शब्द को ही ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बदल दिया जाता है। किसमें बदल दिया जाता है? आपने पहले जाना है कि हु का मतलब होता है कौन, सब्जेक्ट पूछता है, और हुम का मतलब होता है किसको, ये ऑब्जेक्ट पूछने के लिए काम में आता है। तो वाक्य में सब्जेक्ट ना होने के कारण इस प्रश्नवाचक शब्द को ही ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बदल दिया जाएगा। ठीक, देखते हैं। When did you buy this car? ठीक, WH वर्ड से वाक्य शुरू है, आप WH वर्ड से ही करिए। ठीक, कर दिया। इसके बाद जैसा अभी हमने बनाया था बिल्कुल सेम प्रक्रिया है। इसके बाद हमें लिखनी है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब दे रखा है डिड। क्या दे रखा बेटा? डिड। और डिड का मतलब कौन सा टेंस हो गया? पास्ट इंडेफिनिट। और जब पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करना है। और पास्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है बेटा? वाज एंड वर। अब हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे यू, और यू के अकॉर्डिंग वाज लगना चाहिए वर। वर कौन सा लगाएंगे? सॉरी, यू तो सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट क्या है? दिस कार। ऑब्जेक्ट क्या है? दिस कार। तो दिस कार के अकॉर्डिंग लगाएंगे। दिस कार सिंगुलर है, एक वचन है, तो हम वॉज का यूज करेंगे। व्हेन वॉज, फिर लिखिए ऑब्जेक्ट जो कि सब्जेक्ट बन जाएगा यहाँ पे आकर के। व्हेन वॉज दिस कार, चूंकि इंडेफिनिट है तो सिर्फ कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म वॉज। बाई क्लैश करिए और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल दीजिए और ये हो जाएगा यू और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है हु विल बेल द कैट। हिंदी में मुहावरा पढ़ा होगा कि भाई बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन, पढ़ा है? वही है ये। तो देखिए हु से शुरू है, और अभी अभी मैंने आपको बताया कि जब हु से वाक्य शुरू होता है तो ये सब्जेक्ट पूछता है कि कौन, और वाक्य में जब सब्जेक्ट ही नहीं है तो ऑब्जेक्ट में बदले किसको? इसलिए इस हु को ही ऑब्जेक्टिव वर्ड में बदल देंगे बाई हुम में। ठीक, तो हु का क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे? बाई हुम। अब देखिए हमारा ऑब्जेक्ट है कैट, जो कि सब्जेक्ट बनने जा रहा है। विल फ्यूचर इंडेफिनिट, और इंडेफिनिट तो कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म। और कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी भाई? विल बी प्लस थर्ड फॉर्म। एक मिनट, सबसे पहले बाई हूं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए। ठीक है,
जैसे कि मैंने बताया था कि बी, बीइंग और बीइंग प्रश्नवाचक वाक्य में सब्जेक्ट के बाद में प्लेस किए जाएंगे, ठीक। और थर्ड फॉर्म लिख दीजिए और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। इसमें हमें बाय लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट था ही नहीं। और नियम ये हमारा कि जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं ना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं तब हमें बाय का यूज करना होता है। यहाँ पे सब्जेक्ट है ही नहीं तो बाई वहां पे आने की बजाय इस प्रश्नवाचक शब्द से पहले आ गया। प्रश्नवाचक शब्द का जो ऑब्जेक्ट है ना, ये हु का हुम, इससे पहले प्लेस कर दिया गया है। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? देखिए चौथा फॉर्मूला है मॉडल वाले वाक्य का पैसिव वॉइस बनाना। किसका? मॉडल वाले वाक्य का पैसिव वॉइस बनाना। मैं मॉडल जैसे कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, डेयर, ought to, used to, ये मॉडल होते हैं। और अगर ये वाक्य में इनका प्रयोग होता है तो आपको वाक्य कैसा मिलेगा? सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के जस्ट बाद मॉडल होगा, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। अगर वाक्य में मॉडल का प्रयोग होता है कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, डेयर, ought to, used to वगैरह, तो आप क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ये प्रक्रिया तो चलती रहेगी। सब्जेक्ट बनाने के बाद में दिया गया मॉडल लिख लेंगे। अगर आपको कैन दिया है तो आप कैन ही रखेंगे, आपको माइट दिया तो आप माइट ही रखेंगे, आपको कुड दिया तो आप कुड ही रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप यूज करेंगे बी का। किसका यूज करेंगे? और बी के बाद आपको लिखना है थर्ड फॉर्म। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि पैसिव वॉइस में बी, बीइंग और बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म का यूज करना है और थर्ड फॉर्म लिखने के बाद बाकी प्रक्रिया चलती रहेगी। फॉर एग्जांपल देखिए, आई कैन ड्राइव ए कार। आई सब्जेक्ट है, कैन मॉडल है, ड्राइव वर्ब है, ए कार ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को बनाना है हमें सब्जेक्ट, ए कार बना दिया। इसके बाद बेटा यहां सब्जेक्ट के बाद कैन लिखा हुआ ना, तो यहां भी हम सब्जेक्ट के बाद कैन ही लिख देंगे और कुछ नहीं लिखना। हमें लिख दिया कैन। दिए गए मॉडल के बाद आपको यूज करना है बी। किसका यूज करना है? बी का। और बी के बाद आपको लिखना थर्ड फॉर्म और वो है ड्राइव। तो ड्राइव का थर्ड फॉर्म क्या होगा बेटा? ड्राइव है, ठीक। वाक्य कंप्लीट। फुल स्टॉप तक पहुंचने के बाद आप बाय लगा दीजिए और सब्जेक्टिव फॉर्म को ऑब्जेक्टिव फॉर्म बदल लीजिए। और आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा बेटा? मी। समझ में आ रहा है? सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, बनाया, दिया गया मॉडल जो का त्यों रख दीजिए, रख दिया। मॉडल के बाद बी का यूज करना है। बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म, सॉरी, जब मॉडल है तो फर्स्ट ही मिलेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म में बदल देंगे और बाई का यूज करेंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देंगे। क्लियर? अगला वाक्य देखिए, अमित कुड हेल्प यू। अमित सब्जेक्ट है, कुड मॉडल है, हेल्प वर्ब है, यू ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को बनाओ सब्जेक्ट। बना दिया। दिया गया मॉडल जो का त्यों लिख दीजिए। लिख दिया बेटा। मॉडल के बाद किसका यूज करना है? बी का। बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होगी? हेल्प्ड, ठीक है। वाक्य के एंड तक पहुंचने के बाद आप बाई लगाएंगे। इस यू को दोबारा मत लिख जाना, यू तो आप लिख चुके हैं सब्जेक्ट की जगह, ठीक। और इसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाइए। यहाँ पे अमित नाम दिया गया है तो नाम को नाम ही रख दिया जाता है। अगर अमित की जगह ही होता तो हम वहां पे हिम कर देते। समझ में आ रहा है? पांचवा फॉर्मूला बेटा, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको गोइंग टू दे रखा हो, गोइंग टू, ध्यान दीजिए, गोइंग के बाद क्या मिलेगा? टू। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, गोइंग टू और टू के बाद फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया जाता है तो पैसिव वॉइस करते समय आप क्या करेंगे? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है? दी गई हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। इसके बाद गोइंग टू ऐसे कैसे लिख देना है?
इस गोइंग टू की थर्ड फॉर्म नहीं बनानी आपको। गोइंग टू के बाद अगर फर्स्ट फॉर्म दी जाती है तो इस दिए गए गोइंग टू की थर्ड फॉर्म नहीं बनानी है आपको। गोइंग टू जो का क्यों लिखना है, ठीक। टू के बाद आपको लगाना बी, क्या लगाना है, बी के बाद लिखना थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के बाद बाकी प्रक्रिया चलती रहेगी। एक बार दोबारा से गौर करिए कि जब गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म हो, इस पे ध्यान देना, गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, अगर ये पैटर्न दिया जाता है तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट तो बनाना है। उसको बनाने के बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लेंगे। भाई आईएनजी दे रखा है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, या तो इज एम आर होगा या वॉज वर होगा, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज एम आर या वॉज वर हम यूज कर लेंगे। गोइंग टू को नहीं छेड़ेंगे, गोइंग टू को ऐसे कैसे रखेंगे क्योंकि इसके बाद फर्स्ट फॉर्म दे रखा है। तो गोइंग टू लिखने के बाद टू के बाद हम क्या लिखेंगे, बी, और बी के बाद क्या लिखेंगे, थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जांपल देखिए, नया सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग वर्ब है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ये भी वर्ब है, टू इंफिनिटिव ये फर्स्ट फॉर्म है, और सम ड्राइंग्स ये सब ऑब्जेक्ट है। क्या ये ऑब्जेक्ट को बनाइए सब्जेक्ट, क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट की जगह रख लेते हैं सर सम ड्राइंग्स, ठीक है। नया सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है इसलिए इज लग रहा है, बट अब हमारा जो सब्जेक्ट बना है वो ड्राइंग्स है, बहुवचन है, प्लूरल है, तो हम किसका यूज करेंगे, आर का, ठीक। गोइंग टू को नहीं छेड़ना है, ऐसे कैसे लिख देना है, गोइंग टू प्लस बी, क्या लिखेंगे, करना है, और बी के बाद थर्ड फॉर्म, ठीक है, हो गया। और इसके बाद क्या करना है, जो बाकी प्रक्रिया है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल दिया जाएगा, लास्ट में बाई लगाइए और सब्जेक्ट लिख दीजिए। सब्जेक्ट नेहा दे रखा है तो ये लीजिए, समझ में आ रहा है, क्लियर, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है। नेक्स्ट है छठा पैटर्न, और वो है इंपेरेटिव वाक्य का पैसिव वॉइस बनाना। किसका बनाना, इंपेरेटिव वाक्य का पैसिव वॉइस बनाना। इंपेरेटिव का अर्थ होता है आज्ञार्थक, क्या होता है, आज्ञार्थक का मतलब होता है आज्ञा सूचक। आज्ञार्थक का अर्थ क्या होता है, आज्ञा सूचक। और आज्ञा सूचक जो वाक्य होंगे ना, इंपेरेटिव जो वाक्य होंगे बेटा, वो या तो प्लीज से शुरू होंगे, किससे शुरू होंगे, या फिर काइंडली से शुरू होंगे, किससे शुरू होंगे, या फिर लेट से शुरू होंगे, या फिर फर्स्ट फॉर्म से। इन चारों में से किसी एक से भी वाक्य शुरू होता है तो वो वाक्य इंपेरेटिव होगा, क्लियर। और इंपेरेटिव वाक्य, इनसे शुरू होने वाले इंपेरेटिव वाक्य की शुरुआत क्या करेंगे, हम लेट से करेंगे। किससे शुरू करेंगे बेटा, ऑब्जेक्ट को जो सब्जेक्ट बनाया ना वो लिखेंगे, उसके बाद बी लिखेंगे, फिर थर्ड फॉर्म लिख देंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, वाक्य प्लीज से शुरू है, प्लीज से शुरू तो इंपेरेटिव है, इंपेरेटिव है ना, वाक्य लेट से शुरू करिए बेटा, ठीक कर दिया। इसके बाद क्या करेंगे बेटा, सब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, द विंडो है ना, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, लेट द विंडो, ठीक। उसके बाद लगाएंगे बी, क्या लगाएंगे बेटा, बी, और इसके बाद थर्ड फॉर्म लिख देंगे, शट शट शट। समझ में आ रहा है, क्लियर, कोई दिक्कत। अब देखिए अगला वाक्य काइंडली से शुरू है, तो साफ सी बात इंपेरेटिव है, इंपेरेटिव है तो लेट से शुरू करेंगे, और साहब ये लेट से शुरू हो गया, और ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट, सम कॉफी, ठीक है ना। इसके बाद लगाएंगे बी, क्या लगाएंगे, बी, और इसके बाद लिखेंगे बेटा थर्ड फॉर्म, लेट सम कॉफी बी हैव थर्ड फॉर्म हैड। इस प्रकार से ये 6 पैटर्न्स हैं, फॉर्मूलाज हैं एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए। अगर आप ध्यान देंगे तो इजी वे में कर पाएंगे कोर्स।